कैसे आप लोग सब बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। तो आप लोग सब जुट गए हैं तैयारियों में, और मैं आप ही लोग का मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। यहाँ से फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि आगे का जर्नी कैसे तय करना है, आप लोगों का फ्यूचर कैसे सेट करना है। तो फ्रेंड्स, मैं एज अ टीचर नहीं, मैं एज अ गाइडर आप लोगों के समक्ष आया हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग अपना एक टारगेट सेट करते हैं और उस टारगेट पर फोकस करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जिस मकसद के लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं या फिर कहीं पर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो मकसद को कभी आप भूलिए नहीं, क्योंकि वो मकसद आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिन के बाद आपका मनोबल टूटने लगे, कुछ समय के बाद लगातार पढ़ने से वो लय बिखरने लगे। बट फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों का वो जो लय है वो मैं बिगड़ने नहीं दूंगा। फ्रेंड्स, मैं बतला देता हूँ कि जो हम लोगों का ये रिवीजन का सीरीज़ है वो लगातार बने रहेंगे हम लोग साथ में। तो ये जो लेक्चर्स हैं हमारे, वो रिवीजन के तौर पर है। आप हमें रेगुलर क्लासेस के तौर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। ये रहा हमारा इंस्टीट्यूट का पूरा पता, वैद फिजिक्स, जैक एंड सीबीएसई दोनों के लिए, और 11th-12th के लिए फ्रेंड्स। और 9th-10th के बच्चे भी बहुत सारे नॉलेज यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 9th और 10th का टोटल स्टडी स्ट्रक्चर हमारे 11th और 12th में है। ओके, तो आप वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, 9th-10th वाले बच्चे भी, 11th-12th वाले बच्चे भी। तो फ्रेंड्स, अगर किसी तरह का अगर आप लोगों का डाउट है तो ऊपर में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बतला दूं कि आज का जो मेरा सेशन है वो सेशन मेरा डिपेंड करता है चैप्टर 4 फोर्स एंड मोशन रिवीजन के लिए। तो मैं उन बच्चों को बतलाना चाहता हूँ जिनको दिक्कत है न्यूटन्स लॉ में, न्यूटन्स के तीनों नियम में, फोर्स के बारे में जानने में और फोर्स के डायरेक्शन के बारे में जानने में। तो वो सारे डॉट मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वाले लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, आइए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, मैं बतला दूँ कि सिर्फ क्लासेस और टीचर की बातें सुन लेने से सारा चीज़ आप लोगों को याद नहीं हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप लोगों को रिवीजन भी करना होगा। तो हमारा जो कोचिंग, हमारा जो संस्था है, वो केवल क्लास पर जोर नहीं देती, वो जोर देती है आप लोगों के रिवीजन पर भी। क्योंकि केवल क्लास करके अगर आप निकल जाते हैं तो बहुत सारे पोर्शन हैं जो लगता है कि रिपीटेशन के बाद वो कंप्लीट होता है। ओके, तो आप लोग जैसे क्लास जैसे भी करते हैं उसका रिवीजन करते हुए चलिए, नहीं तो आप लोगों को फील ऐसा होगा कि आप लगातार पढ़े जा रहे हैं, सीख रहे हैं, बट याद नहीं रख पा रहे हैं। अगर आप अभी से ही वो आदत को बना कर रखेंगे तो आगे जाकर किसी भी तरह का कंपटीशन उसको आप अच्छी तरह से ब्रेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, तो पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन। रिवीजन के लिए एक परफेक्ट रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। तो वो रूटीन आप अपने से बना सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से फॉलो नहीं हो पाएगा बहुत सारा रूटीन, बट कोई बात नहीं, बनाइए। एक रूटीन होने से एक बैकग्राउंड सपोर्ट मिलता है, और वो सपोर्ट से आप काफ़ी तेज़ी से दौड़ सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि वो जो मेन 3 सब्जेक्ट है उसको रोज़ पकड़ कर चले, बहुत मदद मिलने वाली है फ्रेंड्स। मैं ये जो चैप्टर रिवाइज करवाने जा रहा हूँ ये केवल एज अ रिवीजन है। इन इस चैप्टर का पूरा क्लास अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं हज़ारीबाग के इस ब्रांच में, जो मैं अभी स्टार्टिंग में दिया वो एड्रेस और फ़ोन नंबर। तो फ्रेंड्स, मैं बतला दूँ ये रिवीजन से आपको क्या क्या प्रॉफिट होने वाला है। तो ये चैप्टर मैं बतलाने वाला हूँ, चैप्टर 4 फोर्स एंड मोशन। अब बोलिएगा सर, ये चैप्टर तो एनसीईआरटी में है ही नहीं। तो चैप्टर 5 आप एनसीईआरटी में देखिएगा, लॉज ऑफ मोशन। तो वो जो चैप्टर है उसको मैं खुद से ब्रेक पॉइंट बनाकर ये नाम दिया हूँ, फोर्स एंड मोशन। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने जो चैप्टर्स पढ़ाए हैं वो था रेस्ट एंड मोशन, जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़े
कॉज ऑफ मोशन के बारे में नहीं पढ़े। ओके, अब इस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फोर्स काम करता है और फोर्स के प्रकार कितने हैं। तो फोर्स के प्रकार कितने हैं वो जानने के लिए आगे बने रहें वीडियो में। साथ में मैं ये भी बतलाऊंगा कि न्यूटन्स के कितने नियम हैं। न्यूटन्स के 3 नियम हैं और वो तीनों नियम किस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं हम। तीनों नियम काफ़ी आसानी से, और उससे रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो एग्ज़ाम और कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है न्यूटन्स लॉ फ्रेंड्स। ओके, तो मैं समय वेस्ट ना किए बिना मैं आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों को भी इंतज़ार होगी कि सर क्या बतलाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, ये वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन केवल आप करें ये अच्छी बात नहीं है, आपके दोस्त भी करें वो भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। ओके, तो सबसे पहले फोर्स क्या है। फोर्स फोर्स क्या है, तो क्लास 7th में हम लोगों ने एक डेफिनेशन याद किया था, टू पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स का सबसे बेस्ट डेफिनेशन टू पुश और पुल है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी बहुत सारा फोर्स देखने जा रहे हैं, अभी नहीं पूरे सीरीज के दौरान। अभी तो मेन मैं बेसिक्स फोर्स के बारे में चर्चा करूंगा। तो जितने भी फोर्स हम लोग पढ़े हुए हैं वो सारे फोर्स का निचोड़ एक ही चीज़ निकलता है, वो है फोर्स मतलब धक्का देना या खींचना। सारे फोर्स में यही होता है फ्रेंड्स। ओके, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि फोर्स होता है क्या। धक्का देना, खींचना ही फोर्स होता है क्या? नहीं, और भी बहुत तरह के फोर्स हैं। यहाँ तो डेफिनेशन लिखे हुए हैं, डेफिनेशन भी समझ सकते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन के तौर पे लिखा हुआ है कि हमारा बॉडी जो फिजिकल कार्य करता है, हमारा बॉडी फिजिकल कार्य करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचने में और धकेलने में, चाहे वो बॉडी रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो फ्रेंड्स। ओके, या फिर सिंपल सा, बहुत बच्चे मैथमेटिकल डेफिनेशन पर ज़्यादा जोर देते हैं, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन के लिए फोर्स का डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सलेरेशन ऑफ द बॉडी। ओके, तो ये फोर्स का डेफिनेशन है फ्रेंड्स। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर का मतलब डायरेक्शन पर फोकस करना है आपको। ओके फ्रेंड्स, अगर 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 आप जो बॉडी में फोर्स लगा रहे हैं वो बॉडी उधर ही मूव कर रहा है, देख रहे हैं, तो ये फोर्स का डायरेक्शन है फ्रेंड्स, ये जिधर फोर्स लगा रहे हैं। ओके, तो फोर्स का डायरेक्शन पर भी अब हम लोगों को ध्यान देना होगा। ये तो अप्लाइड फोर्स है जो मैं एक्सटर्नली बाहर से लगा रहा हूँ। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, न्यूटन, और डायमेंशनल फार्मूला भी याद रखना है, mLT-2। ओके, तो टाइप्स ऑफ फोर्स भी अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, और इस टाइप्स ऑफ फोर्स में आप लोग फोकस कीजिएगा डायरेक्शन पर। टाइप्स ऑफ फोर्स में हम लोग जनरली जो बेसिक्स हैं वो केवल 4 तरह के फोर्स है फ्रेंड्स, और यही 4 पे आपको जोर देना है। ओके, तो उसमें से सबसे पहला जो फोर्स है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रेंड्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ के सेंटर के द्वारा जो बल लगाया जाता है नीचे की दिशा में, अर्थ के सेंटर। ओके फ्रेंड्स, तो अर्थ का सेंटर किधर है, देखिए एक फिगर यहाँ बना हुआ है, इस पर गौर कीजिए। ये एक बॉडी रखा हुआ है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स का फॉर्मूला था मास इंटू एक्सलेरेशन, यहाँ पर एक्सलेरेशन के फॉर्म में एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये जो फोर्स काम कर रहा है हमारा, ये नीचे की दिशा में काम कर रही है। ओके, नीचे के डायरेक्शन का मतलब हो गया फ्रेंड्स, अगर ये सरफेस है अर्थ का सरफेस, इसका सेंटर अगर हम लोग ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार से सेंटर यहाँ मिल जाएगा। ओके, तो ये सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है फ्रेंड्स, हमेशा हर बॉडी पर जो एटमॉस्फेयर के नीचे प्रेजेंट है, ये हर बॉडी पर काम करेगा फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रेंड्स। ओके, तो पहला है फोर्स ऑफ ग्रेविटी और इसका डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट में छोटे फ्रेंड्स, सॉरी आदत हो गया, फोर्स ऑफ टेंशन। नेक्स्ट क्या है, फोर्स ऑफ टेंशन। टेंशन माइंड वाला नहीं, टेंशन रस्सी में लगने वाला बल, धागे में लगने वाला बल। कोई भी धागा को अगर फ्रीली हम छोड़ें तो वो धागा में कोई भी बल नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, लेकिन जैसे ही धागा में कोई ऑब्जेक्ट को लटका दिए तो वहाँ पर हम लोगों को नज़र आएगा फ्रेंड्स कि रस्सी जो है वो टाइट हो गया, तन गया है। तो अगर रस्सी टाइट हो गया तो उसमें फोर्स लगना शुरू हो गया फ्रेंड्स, वो है टेंशन फोर्स। अगर रस्सी में जो बल लग रहा है, रस्सी में जो बल लग रहा है फ्रेंड्स
वो ऑब्जेक्ट को हमेशा खींच कर रखता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक फिगर देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक बॉडी को एक रस्सी में धागे में बांध कर रख दिया हूँ, और उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ऑलवेज फोर्स ऑफ ग्रेविटी सारे बॉडी में शो करना है, नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन है फ्रेंड्स, और ऊपर में रस्सी का जो बल लग रहा है ऊपर की दिशा में, मतलब वो ऑब्जेक्ट खींच कर रखा हुआ है फ्रेंड्स इस वाले बॉडी को ऊपर की तरफ। तो मतलब टेंशन फोर्स हमेशा ऊपर लगेगा क्या? नहीं, टेंशन फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट को खींच कर रखेगा, तो पुल का डायरेक्शन में हमेशा होगा टेंशन का डायरेक्शन फ्रेंड्स। ओके, पुल का मतलब खींचना। तो यहाँ से फ्रेंड्स देख सकते हैं फोर्स ऑफ टेंशन समझ में आ गया होगा, किसी भी रस्सी या धागे में लगने वाला बल टेंशन फोर्स, फोर्स ऑफ टेंशन। अगला है फ्रेंड्स नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स काफ़ी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, लेकिन समझना थोड़ा सा अलग है, अलग तरीके से समझना होगा। नॉर्मल फोर्स फ्रेंड्स बोलते हैं कि कोई भी बॉडी दूसरे बॉडी से अगर कांटेक्ट में है तो उन दोनों बॉडी के बीच में लगता है नॉर्मल फोर्स। कांटेक्ट फोर्स भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो नॉर्मल फोर्स लगने के लिए कंपलसरी है कांटेक्ट होना। तो कांटेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स, यहाँ पर दो फिगर बनाए हुए हैं फ्रेंड्स। ओके, तो एक तो फोर्स दिखाया हुआ हूँ कि एक बॉडी ज़मीन में रखा हुआ है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ, और वही बॉडी यानी हम लोग कहीं पर भी हैं, अर्थ पे खड़ा है, तो हम लोग नीचे की तरफ फोर्स जो अर्थ के द्वारा लग रहा है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और हमारा बॉडी ऊपर की दिशा में फोर्स लगाता है फ्रेंड्स, वो है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर, सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फिगर में, अब ये फिगर को देख सकते हैं, ये सरफेस है हमारा, ये सरफेस है हमारा, और सरफेस में ये बॉडी रखा हुआ है। अब इस बॉडी में फोर्स ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे और नॉर्मल का डायरेक्शन ऊपर, सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए फ्रेंड्स। एक और फिगर है वो देखिए अब ध्यान से, ये इंक्लाइंड प्लेन है फ्रेंड्स। अब इस इंक्लाइंड प्लेन का जो फिगर है वो गौर से देखिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ के सेंटर की तरफ, देखिए ये कुछ अलग है, एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरह से नहीं होगा, ये होगा वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरह से फ्रेंड्स, देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब इसका सेंटर को दिखलाने की कोशिश करता है। अगर ये मान लो सरफेस ऑफ अर्थ है, तो इसका अगर सर्कल बनाना चाहेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, और सेंटर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होगा फ्रेंड्स। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड दिखलाना है, याद है हम लोगों को, याद है फ्रेंड्स। उसके बाद नॉर्मल फोर्स बोल रहे हैं सरफेस से परपेंडिकुलर, तो ये रहा सरफेस हमारा। अब सरफेस से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर इसी तरह फोर्स बनेगा छोटे फ्रेंड्स। तो ये हो गया नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल का डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन, ये तीसरा डायरेक्शन है। उसके बाद है फ्रेंड्स स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स आप लोगों को पता होगा, स्प्रिंग हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट काम करती है। कोई भी स्प्रिंग लीजिए, पकड़िए और उसको खींचिए, तो खींचने के बाद स्प्रिंग अपनी तरफ बल लगाता है, तो स्प्रिंग अपनी तरफ बल लगाता है, तो स्प्रिंग अपनी तरफ बल लगाता है, खींचने पर, दबाने पर बाहर की ओर बल लगाता है। तो हमेशा स्प्रिंग फोर्स अपोजिट, एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट काम करता है, मतलब अप्लाइड फोर्स के हमेशा अपोजिट। ओके, इसलिए इसका फॉर्मूला में देखिए गौर से, माइनस के एक्स है, माइनस के एक्स है, माइनस डायरेक्शन को शो कर रहा है कि आप जो फोर्स लगा रहे हो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो कौन से डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट, छोटा सा कॉल आ गया था माता जी का, चलिए कोई नहीं। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या बोल रहा था फ्रेंड्स, माइनस के एक्स। ओके, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सुना मेरे को। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, अच्छा ये के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट लिखा हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट कहने का मतलब स्प्रिंग का खुद का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमेशा फिक्स है, वो स्प्रिंग पर डिपेंड करता है कि स्प्रिंग कैसा है। ओके, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हमेशा आप लोगों के क्वेश्चंस में दिए हुए रहेंगे, और वो क्वेश्चन में देखकर सॉल्व करना है। एक्स हमारा डिफॉर्मेशन है, अब स्प्रिंग कितना दबा कितना खींचा उसको एक्स मान लेते हैं। ओके, वो डिस्टेंस को। तो फ्रेंड्स ये है चार तरह का फोर्स हमारा, स्प्रिंग फोर्स वगैरह वगैरह वगैरह, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स, और चौथा है हमारा स्प्रिंग फोर्स। तो चार तरह का फोर्स देखा फ्रेंड्स। अब बोले भैया आपने बहुत तरह का फोर्स बोला था, अब बता रहे हैं चार ही। तो फ्रेंड्स चार तरह का फोर्स ये हमारा बेसिक्स है, और भी फिर फोर्सेस हम लोगों को पढ़ना है आगे इसी चैप्टर में। वो फ्रिक्शन फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है,
और भी तरह तरह के फोर्सेस, मतलब अप्रॉक्स 25 फोर्सेस तो मैं ही पढ़ाऊँगा। तो ये फोर्सेस फ्रेंड्स हम लोगों को कोई भी बॉडी में अगर बेसिक्स अगर कोई फोर्स दिखलाना तो ये 4 फोर्स दिखलाने होंगे फ्रेंड्स। एक और 5वां फोर्स है वो है फ्रिक्शन, वो भी शो करना है फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा न्यूटन्स लॉ ऑफ। न्यूटन्स लॉ बतलाने से पहले मैं थोड़ा सा चर्चा कर लूँ कि न्यूटन्स लॉ आप लोगों को याद है। पहला नियम तीसरा नियम तो बहुत अच्छे से याद रहता है, लेकिन क्या दूसरा नियम याद है? पहला नियम ये बोलता है फ्रेंड्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा। तो न्यूटन का जो पहला नियम है फ्रेंड्स वो बतलाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ढीठ है, इसलिए इसको लॉ ऑफ ढीठ भी बोलते हैं। ओह सॉरी, लॉ ऑफ ढीठ नहीं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व, और जड़त्व को अपने गांव के लैंग्वेज में बोलते हैं ढीठ। कितना ढीठ बच्चा है ना। तो लॉ ऑफ इनर्शिया फ्रेंड्स, ढीठ का मतलब हो गया रेस्ट में तो रेस्ट ही में है, बोल रहे हैं जाओ तो जा ही नहीं रहा है, मूव कर रहा है तो मूव ही कर रहा है, बोल रहे हैं रुकने के लिए रुक ही नहीं रहा है। अब एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है फ्रेंड्स मेरे को उसको मूव करवाने के लिए। एक तमाचा मारा, भागने लगा, मतलब मारा तो भागेगा नहीं, बट धक्का दूंगा तो वो मूव करने लगेगा, अपने पोजीशन को चेंज कर लेगा। रेस्ट मोशन में कर रहा है तो उसको फोर्स लगा के उसको रोक लूंगा, तो इस तरह से क्या है कि वो रुक जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में, मोशन में तो मोशन में रहेगा फ्रेंड्स। ओके, जब तक हम बाहरी बल लगाकर उसको रेस्ट में ना करवा दें मोशन वाले बॉडी को, और रेस्ट वाले बॉडी को मोशन वाले बॉडी को रेस्ट में ना कर दे। ओके फ्रेंड्स, तो काफ़ी आसान है समझना। वो होता है ना कि पढ़ने के बाद रिवाइज नहीं करने से प्रॉब्लम होता है। तो एग्ज़ाम में फ्रेंड्स इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे इसके एग्जांपल्स। अब कोई ऑब्जेक्ट किसी टेबल पर रखा हुआ है, उसको हम लोग आसानी से मूव करवा सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगाकर। अब बोल रहे हैं भैया पृथ्वी गोल गोल घूम रहा है, रोक देते हैं इसको, नहीं काम करेगा। जिसमें हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर ऑब्जेक्ट को रोक सके वहाँ पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ काम करेगा। ओके, या मूव होता ऑब्जेक्ट को रोक सके और रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट को मूव करवा सके फ्रेंड्स। उसके बाद है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ बतलाने से पहले एक बार थर्ड लॉ प्लीज़। थर्ड लॉ में क्या है? थर्ड लॉ में क्या है? थर्ड लॉ में सबसे आसान टॉपिक है कि किसी भी बॉडी में आप जितना फोर्स लगाते हैं वो भी बॉडी आप ही में उतना फोर्स लगाता है। तो किस में लगाइएगा फोर्स? दीवार को धक्का देकर देखिए, दीवार आपको धक्का देगा। बोलिए सर धक्का तो दे रहे हैं लेकिन मैं तो मूव नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स ऐसा कीजिए, आप किसी पाइप में ना खड़ा हो जाइए दीवार के सामने। अब दीवार को जोर से धक्का मारिए, उसके बाद देखिए अब गिर जाइएगा। तो इससे पता चलता है फ्रेंड्स कि जितना आपने फोर्स लगाया दीवार में, दीवार भी आपने उतना ही फोर्स लगाया। ओके, तो बस डायरेक्शन अपोजिट होता है फ्रेंड्स। अगर मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया दीवार में तो दीवार मेरे में -20 न्यूटन का फोर्स लगाएगा फ्रेंड्स। इसका एग्जाम्पल वगैरह याद रखिएगा, रॉकेट लॉन्चिंग। रॉकेट जब लॉन्च होता है फ्रेंड्स तो नीचे की तरफ बहुत काफ़ी तेज़ी से बल लगाता है और वो ऑब्जेक्ट ऊपर, रॉकेट ऊपर जाता है। दिवाली वाले पटाखे याद आ रहे हैं? दिवाली वाले पटाखे रॉकेट जलाए होंगे। रॉकेट जब जलाया ना तो उसमें क्या था? रॉकेट जलाए और रॉकेट जलाने के बाद उसमें आग लगी, आग लगने के बाद रॉकेट नीचे की तरफ फोर्स लगाकर ऊपर की तरफ भाग गया। तो ये क्या था हमारा फ्रेंड्स? न्यूटन का तीसरा नियम को ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो नीचे फोर्स लगाया और पृथ्वी भी उस पर फोर्स लगाकर उसको फेंक दी। ओके, तो फ्रेंड्स ये न्यूटन्स थर्ड लॉ था। सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड लॉ से रिलेटेड बनते हैं न्यूमेरिकल्स, और वो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम कंपटीशन हर सेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन सेकंड लॉ में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और बहुत बच्चों को याद भी नहीं रहता, मैं शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ, यूँ याद हो जाएगा। तो पहला डेफिनेशन जो मैंने लिखा है फ्रेंड्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब संवेग का दर डायरेक्टली प्रोपोर्शन समानुपाती होगा बाहरी बल का या फोर्स का। ओके फ्रेंड्स, एक ये डेफिनेशन जो काफ़ी बच्चों को हार्ड लगती है और काफ़ी ये हार्ड है नहीं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं dp/dt को, dp/dt को, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स का। ओके, ये फ्रेंड्स, और यहाँ से हम लोग फोर्स का जो डेरिवेशन है वो करके निकालता है। फोर्स का एक फॉर्मूला ड्राइव होता है फ्रेंड्स, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलेरेशन।
मतलब सेकंड लॉ क्या बोल रहा है? सेकंड लॉ बोल रहा है फ्रेंड्स कि सेकंड लॉ बतलाता है फोर्स का डेफिनेशन को। फोर्स का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सलेरेशन। मतलब आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो न्यूटन सेकंड लॉ बतलाता है फोर्स का डेफिनेशन। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सलेरेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो ये भी आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ से मैं और आप और हम लोग दोनों मिलकर समझ चुके हैं कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेरेशन फॉर्मूला होता है। ये शुरू में ही देखा था। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल से फ्रेंड्स, तो न्यूमेरिकल से पहले मैं बतला दूं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम आप लोगों को आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए फ्रेंड्स देखना होगा कि कौन सा फोर्स, कौन सा बॉडी में कैसा फोर्स लग रहा है। अब बोल रहा भैया आपने तो बोला था 20-25 तरह का फोर्स, लेकिन मैंने बोल रहा फ्रेंड्स कि बेसिक जो फोर्स है 4 तरह का, वो फोर्स को आप ध्यान से देखिए और वही फोर्स को यहाँ पर शो करना है। अब जैसे यही बॉडी है पहला, उसमें जो फोर्स लग रहा है वो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा, ओके, और नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। इस वाले बॉडी के लिए जितना फोर्स लगेगा सारा शो करना है और यही 4 फोर्स शो करना है छोटे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिखाने का मन करे ना तो एक फ्रिक्शन फोर्स शो कर सकते हैं। सेकंड फिगर देखिए फ्रेंड्स, सेकंड फिगर देखिए, सेकंड फिगर ये है हमारा। ओके, अब इस वाले बॉडी में किधर काम कर रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नीचे की ओर फोर्स ऑफ ग्रेविटी और रस्सी से लटका हुआ है तो ऊपर टेंशन फोर्स। फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ओके, काफ़ी आसान है। उसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पर थर्ड फिगर देखिए, दो ऑब्जेक्ट लटके हुए हैं रस्सी से और रस्सी एक ही है। एक रस्सी एक बल, दो रस्सी दो बल, 50 रस्सी 50 बल, सबका अलग अलग बल होता है फ्रेंड्स रस्सी का, रस्सी या धागे का। तो यहाँ एक रस्सी है, पूरे रस्सी में कहीं पर भी अगर टेंशन का वैल्यू पूछा जाए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पूछा जाए तो टी, यहाँ पूछा जाए टी, यहाँ पूछा जाए टी, यहाँ पूछा जाए, कहीं पर भी टेंशन का वैल्यू पूछा जाए फ्रेंड्स तो टी ही होगा। तो एक रस्सी में एक टेंशन और वो केवल टी मान लेते हैं। दो रस्सी रहेगा तो T1 T2 मान लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम देखने के लिए फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे इस वाले बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। फोर्स मतलब ऑब्जेक्ट लटका हुआ है रस्सी से, अब इसमें लगेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंपलसरी फोर्स M1G और ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स T। ओके, अब इस वाले बॉडी में M2G नीचे की ओर फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ऊपर की ओर टेंशन फोर्स। फ्रेंड्स अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना जानते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना जानते हैं तो आपके लिए न्यूटन सेकंड लॉ बहुत आसान होने वाला है। क्यों फ्रेंड्स? न्यूटन सेकंड लॉ बहुत आसान होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बतला दूं फ्रेंड्स, यहाँ एक फिगर दिख रहा है, उसके मदद से आप सेकंड फिगर भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि दो बॉडी, एक बॉडी के ऊपर में दूसरा बॉडी। अब एक बॉडी के ऊपर में दूसरा बॉडी है तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो पहला बॉडी है उस पर दो तरह से बल लग रहा होगा, दो तरफ से। एक तो ज़मीन इसको खींच रहा होगा और दूसरा ये खुद भी ऊपर जाने के लिए फोर्स लगा रहा होगा और इसके माथे में रखा हुआ है 50 केजी का एक पत्थर, 50 केजी बहुत भारी हो जाएगा, 10 केजी का एक पत्थर जो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स अब इस बॉडी में लगने वाला फोर्स। सबसे पहले ये देखिए कि ये बॉडी कॉन्टैक्ट कितने बॉडी से है। तो एक अर्थ से कॉन्टैक्ट है तो एक इसके लिए मान लिया N1 और एक कॉन्टैक्ट है हमारा सेकंड वाले ऊपर वाले बॉडी से, इसको मान लिया N2। तो नॉर्मल फोर्स दो लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि दो कॉन्टैक्ट है, दो कॉन्टैक्ट के लिए दो नॉर्मल फोर्स। ओके, तो फ्रेंड्स अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम अगर शो करें तो फ्रेंड्स पहले वाले बॉडी के लिए हो जाएगा नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स। ये सेकंड वाला फिगर में शो कर रहा हूँ, M2 का है ना, M1 का यहाँ पर फिगर है फ्रेंड्स। नीचे में फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऊपर में नॉर्मल फोर्स और ऊपर वाला बॉडी नीचे की ओर फोर्स इस वाले बॉडी में लगा रहा है तो उसके लिए भी नॉर्मल फोर्स नीचे की ओर दिखा फ्रेंड्स। ओके, N1। तो यहाँ पर देख रहे हैं नीचे की ओर दो फोर्स और ऊपर की ओर एक फोर्स काम कर रहा है। ये हो गया डायरेक्शन। सारे फोर्स का डायरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और आपको दिखलाना होगा वो डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ सेकंड बॉडी के लिए भी देख सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ऊपर में नॉर्मल फोर्स। फ्रेंड्स अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाना आ चुका है तो इस वाले बॉडी के लिए भी बना सकते हैं। देखिए सबके लिए हम कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए अलग अलग वैल्यू माने हुए हैं, N1 N2 N3। उसके बाद ये सॉल्यूशन आप खुद से बनाकर इसको आप चेक भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आप हम लोग देख सकते हैं हम लोग निकालेंगे एक्सप्रेशन ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर अलग अलग तरह का क्वेश्चन है,
अब ये वाले बॉडी में देखिए एक्सलेशन निकालना है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस m1 m2 दो लटके हुए हैं ऑब्जेक्ट एक धागे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे फ्री बॉडी लगाएंगे। फ्री बॉडी बनाना आता है या नहीं, आगे हम लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो फ्री बॉडी डायग्राम पहले m1 के लिए शो बनाए, यहाँ पर हम लोग m1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाए और इसका फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स का डायरेक्शन दिखला दी फ्रेंड्स, जितना फोर्स लग रहा था दिखला दिया। एक तरफ टेंशन लग रहा था, एक तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा था फ्रेंड्स। और ये खुद से माना एक्सलेशन का डायरेक्शन एक का नीचे और एक का ऊपर होगा फ्रेंड्स, खुद से आप भी मान सकते हैं, एक का नीचे एक का ऊपर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्शन एक दूसरे को बैलेंस करती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग फोर्स का फॉर्मूला पढ़े थे फ्रेंड्स अभी जस्ट, मास इंटू एक्सलेशन, मास इंटू एक्सलरेशन, मास इंटू एक्सलेशन, यही फॉर्मूला पे अप्लाई करना है हम लोगों को। ये दो दो फोर्स आ जा रहा है फ्रेंड्स फ्री बॉडी डायग्राम में, और जिधर मोशन होगा उधर का फोर्स को हम लोग बड़ा मानते हैं, और जिधर मोशन हो रहा है वो फोर्स और उसका अपोजिट फोर्स पर ही फोकस करते हैं, और उसी से रिलेटेड टर्म हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ में पुट करते हैं। बाकी उसके अलावा जिधर मोशन नहीं हो रहा है उधर का, उसके अलावा दूसरे फोर्सेस को टच नहीं करना है। तो यहाँ ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है, इस वाले फिगर में देखिए ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है और दो दो फोर्स है फ्रेंड्स, और फोर्स का फॉर्मूला तो मास इंटू एक्सलेशन होता है। तो दो फोर्स के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो नेट फोर्स हम लोग निकालते हैं। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, जो ज़्यादा फोर्स होता है उसको पहले लिखते हैं और छोटे वाले फोर्स को बाद में लिखकर सब्ट्रैक्ट एक दूसरे को करते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग बोलते हैं इस तरह से टर्म को जानने के लिए कि बड़ा फोर्स में छोटा फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, बड़ा फोर्स में छोटा फोर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बड़ा फोर्स में छोटा फोर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा टर्म निकल जाएगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। देखिए बड़ा फोर्स यहाँ पर जिधर मोशन हो रहा है उधर का फोर्स बड़ा T और उसका अपोजिट का फोर्स छोटा m1g, ओके, बराबर मास इंटू एक्सलेशन। ये हो गया फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेशन, इक्वेशन 1 मान लिया। उसी तरह m2 में भी अप्लाई करना है। तो m2 में जो मोशन हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है, तो m2g बड़ा और उसका अपोजिट का फोर्स छोटा होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से m2g माइनस टी बराबर m2a हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 मान ली, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके एक्सलेशन का एक छोटा सा रिजल्ट निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ जो टी कैंसल आउट होकर लास्टली क्या बचा, g इंटू m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 फ्रेंड्स। तो ये एक्सलेशन का वैल्यू निकला, ना कि फॉर्मूला। आप लोग को याद नहीं रखना है, ये स्टेप को याद रखना है। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर दिए दोनों अलग अलग बॉडी में, जितने भी बॉडी रहेंगे सबको अलग अलग बनाकर, और उसमें एक्सलेशन का डायरेक्शन शो करके एक्सलेशन की तरफ लगने वाला जो फोर्स होगा वो बड़ा फोर्स मान लेना, उसका अपोजिट वाला छोटा फोर्स। तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेशन। ये मेथड को आपको याद रखना है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बनाने के लिए फ्रेंड्स। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन से देख सकते हैं, इसमें से आप बना सकते हैं लगभग सारा क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये हो गया आप लोगों का न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। पॉज करके वीडियो को देख लीजिए और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल खुद से बनाइए फ्रेंड्स, तब जाकर आप लोग इम्प्रूव कर पाइएगा कि हाँ ये मैं बना पा रहा हूँ या नहीं। फ्रेंड्स इसके आगे का वीडियो आगे की क्लास में मिलेंगी, और तब तक कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं।